Welcome back to V Star Education YouTube channel. And today we will discuss about how to become top rank in GATE एग्जाम। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है। ठीक है ना। हम बहुत कुछ इसमें देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है अपने लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है ना। डिटेलिंग में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की कि आपको किस प्रकार से आपकी टाइमलाइन को लेकर के चलना है, टाइम को किस प्रकार से आपका मैनेज करना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फोकस की। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप स्टडी की बात करो तो उसमें फोकस बहुत कम रहता है, जबकि अगर आप दूसरी चीजों की बात करो जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह की, तो आपका अच्छा खासा वहां पर फोकस रहता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको स्टडी में किस प्रकार से अपना फोकस ला सकते हो। ठीक है ना। हम बात करेंगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है एंड आपको जो है कहाँ पर एंड करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितना आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कहाँ पर जाकर के आपको मिलेगी, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल की। ठीक है ना, कि आप अपना जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो अगर आप भी गेट में टॉप रैंकर या फिर टॉप रैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है कि किसी भी एग्जाम को किस प्रकार से टैकल किया जाता है। ठीक है ना। बट उससे पहले गाइज आपको जो है अपने गेट एग्जाम के बारे में जानना पड़ेगा कि गेट एग्जाम किस प्रकार से आता है। थोड़ी सी बात देख लेते हैं, इसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, बट यहाँ पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है ना। ये क्या होता है कि आपका, अगर मैं बात करूं मोड की कि किस प्रकार से आपका एग्जाम होता है, तो ये आपका सीवीटी बोर्ड यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एक कंप्यूटर के आगे आपको जो है बैठ करके अपना एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है ना। बात करेंगे, अगर आपको पहली बार सीवीटी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगर मैं इस एग्जाम के टाइमिंग की बात करूं तो गाइज याद रख लेना, ये आपका 3 घंटे का यानी कि 3 आवर का आपका होता है। ठीक है ना। अगर मैं देखो बात करूं यहाँ पर 3 आवर आपका बहुत ज्यादा समय होता है गेट एग्जाम के लिए। वहीं पर किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, CSIR के लिए। अगर मैं CSIR से कंपेयर करूं तो यहाँ पर बच्चों को 3 घंटे भी कम लगता है, लेकिन गेट के लिए 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ही आपका जो है क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही। अगर मैं बात करूं मार्क्स की, यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 मार्क्स में भी क्या होता है, अगर मैं लाइफ साइंस यानी कि एक्सेल की बात करता हूं तो यहाँ पर आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का आता है, जबकि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री मिलेगी कि देखने को, जो आपकी केमिस्ट्री होती है ये आपकी 25 मार्क्स की आती है। एंड बचे हुए आपके जो 60 मार्क्स है यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव मतलब आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। हम बात करेंगे इनके कोड के बारे में भी, चूंकि इनके कोड बदल चुके हैं। पहले आपका जो पहले कोड एक्सेल होता था एक्सेल पी, एक्सेल क्यू। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके कोड होते थे, लेकिन इस बार जो कोड हैं वे आपके एक्सेल 0, एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपको कोड दिए गए हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आपके 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपके बेटा यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट कोई से भी चूज करने पड़ते हैं एंड 1 सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का होता है। इतनी बात आपको याद रखने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना। टोटल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर आपके केवल 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। 65 क्वेश्चन आते हैं जिस जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, कोई 1 नंबर का होता है, कोई 2 नंबर के होते हैं, हम बात करेंगे आगे। ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। 3 पैटर्न आपके आते हैं। एक होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एंड 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि दूसरा होता है MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में से हो सकता है कि आपके 2 आंसर सही हो, 3 आंसर सही हो, या फिर चारों के चारों सही हो। इसलिए इसका नाम पड़ा मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखने वाली बात है। एक होता है नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करना होता है अपने जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर, अकॉर्डिंग योर
क्वेश्चन, ठीक है ना। जिस हिसाब से आपसे जो भी वैल्यू मांगी जाती है आपको जो है एक नेट वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। हम तीनों की बात करेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं निगेटिव मार्किंग की, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग भी आपको पता होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं बात करूं एक नंबर की, तो एक नंबर में आपका 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। जो आपके एक नंबर के होते हैं उनमें आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, जबकि जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपकी 2/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। देख रहे हो यहाँ पर आप, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग में भी आपका चेंज है, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग में भी चेंज है। अगर मैं बात करूं ये जो आपको निगेटिव मार्किंग चमक रही है ना 1 नंबर या 2 नंबर, ये आपको एक फायदा यहाँ पर ये होता है कि ये आपको केवल और केवल एमसीक्यू में ही देखने को मिलती है, यानी कि आपके एमसीक्यू में ही निगेटिव मार्किंग होती है। जबकि जो आपका एमएसक्यू एंड आपका जो नेट वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा एमसीक्यू है, कौन सा एमएसक्यू है, कौन सा नेट है, उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड कौन सा आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है। ये भी मैं ही बताने वाला हूं आपको, ठीक है ना, मेरी दूसरी वीडियो में। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो आपका लाइफ साइंस का सेक्शन है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री एंड सब्जेक्टिव, ठीक है ना। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार कोड आपके चेंज हुए हैं। तो जो आपका एक्सल जीरो कोड है वो केमिस्ट्री को दिया गया है, ये कंपलसरी होता है, 25 मार्क्स का होता है। जबकि जो आपका एक्सल 1 है ये बायोकेमिस्ट्री को है, एक्सल 2 ये आपका बोटनी को है, एक्सल 3 आपका माइक्रोबायोलॉजी को है एंड एक्सल 4 आपका जूलॉजी को दिया गया है। एक्सल 5 में आपको फूड टेक्नोलॉजी दी गई है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोड वैसे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपको देखने को, क्योंकि आपका कोड के साथ साथ सब्जेक्ट भी लिखा हुआ होता है, बट एक बार को आपको पता होना चाहिए। मान लो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपको सब्जेक्टिव में केवल 2 ही सब्जेक्ट आपके चूज करने पड़ते हैं एंड ये आप ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हो तभी ये आप जो है चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो है अभी से जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरोगे तभी आपको जो है अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने एग्जाम टाइमिंग है वहीं पर बैठ करके कोई से भी 2 सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको पूरा सीबीटी बेस कैसा होता है, जिन्होंने नहीं दिया अभी तक एग्जाम, पूरा आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपका जो है अपने क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक कैलकुलेटर दिया जाता है, ठीक है ना, एक वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है। इसका यूज देखो, आप कुछ भी करो लेकिन इसका यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि इस अगर आप इसका यूज कर लोगे तो आपको जहां पर एलन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जहां से लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किसी की पावर का क्वेश्चन आता है, या फिर बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, इसको यूज करना भी मैं आपको बताऊंगा कि किसको कैसे इसका यूज करना है, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर, जो आपको गेट में कैलकुलेटर दिया जाता है उसका यूज करना जरूर सीखना, ठीक है ना, वो चीज भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है 2027 का, अगर नहीं देखा तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर पूरी बना रखी है कि कहाँ से कब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, एक्सटेंडेड पीरियड क्या है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, कौन एग्जाम को दे सकता है, ठीक है ना, आपकी एज लिमिट कितनी है, आपका जो है किस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने करवा रखी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, अभी आप जा करके सर्च करोगे वी स्टार एजुकेशन पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात थी आपके जो है किस प्रकार से आपका एग्जाम होता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटजी के लिए। देखो, मेरे पास काफी सारे फोन कॉल्स आती हैं तो मैं यहीं पर सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले किसी भी आप एग्जाम को कर रहे हो तो उसका सिलेबस, ठीक है ना, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। अगर आप पढ़ने से पहले अपनी किसी भी स्टडीज, मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ लो, ठीक है ना। सिलेबस को पूरा पढ़ लो, उसमें देख लो कि कितनी यूनिट है, किस यूनिट में कौन से टॉपिक है, ठीक है ना, कौन से टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं, कौन से टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़े, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप जब अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे, मैंने लिख रखा ना स्टार्टिंग टू एंड, आपको अपनी स्टडी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो बेटा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जहां से आपको आसान लगे, चीजें जहां से आसान लगे
वहां से आपको चलना है, कठिन की तरफ जाना है, ठीक है ना। यानी कि आपको सिंपल टू हार्ड, जहां पर आपने मान लो कोई सा एक टॉपिक, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हिस्ट्री आपको पता है, ठीक है ना, अगर आप हिस्ट्री की बात लेकर के चलो, या फिर बोटनी है, बोटनी में आपको पता है प्रोटोप्लास्ट वगैरह किसको बोलते हैं, ठीक है ना, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो जो चीज आपको पता है पहले वो चीज पढ़ो, ठीक है ना, जो चीज आपको पहले पता है वो चीज पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका एक बार पढ़ने में थोड़ा सा मन लगेगा। देखो अगर आप स्टार्टिंग में क्या काम करो, आप वो चीज पढ़ना स्टार्ट कर दो जो चीज आपने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बोरिंग है कोई चीज। लेकिन आपको सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाना है, ठीक है ना, ये जो सिंपल आपको मैं चीजें बता रहा हूँ ये रूटीन बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखो सोशल मीडिया का यूज करोगे उसमें आपका जो है दिमाग कंफर्टेबल जोन में होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो ना, तब आपका दिमाग कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल करके आता है और पढ़ाई में आपका मन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सिंपल से हार्ड की तरफ बढ़ोगे, यानी कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई कि सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। देन सिलेबस के बाद मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा कि आपको पुराने कम से कम 10 इयर्स पेपर आपके पास होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर आपके पास टाइमिंग हो, आपको मान लो एक दिन भी लग रहा है, तो इन 10 ईयर में मान लो आपने एक सब्जेक्ट चूज किया माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी यूज कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री यूज कर सकते हो, जूलॉजी, कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज करो। यहाँ पर आपने 10 साल के पेपर देखे, 10 साल के पेपर में देखो कि आपका कौन से सब्जेक्ट में, आपका कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। अगर आप ये चीजें मेहनत यहाँ पर नहीं करना चाहते तो मेरे पास ऑलरेडी है कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज आपका पूछा गया है, ठीक है ना, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं मिलता तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि आपको जो है टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, 10 साल के आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, आपको सिलेबस का पता है, आपको पीवाईक्यू का पता है। देन उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मतलब देखो गेट में क्या है, गेट में अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ, ना ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट की एंड ना ज्यादा कोई, देखो कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, यानी कि कंपेयर करते हैं हम कि मान लो ए, कोई ए पर्सन है, ए पर्सन जो है वो बी के कंपेयर में इंटेलिजेंट है, या फिर सी के परसेंट में वो आपका जो है थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, तो हम कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो देखो जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको अपने 4 से 5 घंटे देने हैं, और 4 से 5 महीने के लिए ये आपको देने हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर कोई हाईली पर्सन होगा, यानी कि हाईली आपका इंटेलिजेंट होगा, तो वहां पर क्या होगा, वो अपना 3 मंथ में भी आपके जो है सिलेबस को कवर कर लेगा। थोड़ा सा अगर ज्यादा थोड़ा सा मतलब अगर जिसको अच्छे से समझना है, चीजों को अच्छे से समझना है, तो उसको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। बहरहाल अपना आप 4 से 5 घंटे में ही चार चार से, यानी कि देखो 4 से 5 घंटे आप दोगे 4 से 5 महीने के लिए, तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। एंड एक बात और, आपको डेली, ठीक है ना, आपको डेली देने हैं, मतलब देने हैं ये 4 से 5 घंटे, ठीक है। ये आपको जो है अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। आप डजेंट मैटर, आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात में पढ़ो, डजेंट मैटर। एक चीज यहाँ पर याद रख लेना, आप पढ़ना तभी जब आपका मन करे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ठीक है ना, मन का हो तो अच्छा होता है, ठीक है ना। बाकी एक और आगे डायलॉग बोला जाता है कि मन का ना हो तो और भी अच्छा, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला। अगर यहाँ पर आपका पढ़ाई का मन है तो ही आपका काम होने वाला, पढ़ाई का मन नहीं है तो आप कितना ही रटो जाओ, कुछ भी करे जाओ, वो चीजें नहीं आएंगी। और दूसरी चीज यहाँ पर मन का होने का मतलब है किसी टॉपिक को समझना, ठीक है ना, किसी कॉन्सेप्ट को समझना। देखो होता क्या है, मान लो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद वो आपके दिमाग में, आपको पढ़ने का मतलब है कि वो टॉपिक को आपने समझ लिया। समझने के बाद आपको क्या काम करना है, जैसे कि अभी मैंने 1 घंटे का टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, उसको मुझे रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब क्या है कि आप जैसे कि फ्री टाइमिंग है, आप कहीं पर चले गए, कहीं पर घूम रहे हो, कहीं पर बैठे हो,
तो आप 1-2 घंटे के बाद ही उस चीज को रिकॉल करो कि हाँ ए के बाद बी आया था, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस प्रकार से वो टॉपिक हुआ था, ठीक है ना। फर्दर आप ये दो चीजें एक साथ करोगे कि आपने टॉपिक पढ़ा फिर उसको रिकॉल कर लिया। रिकॉल का मतलब होता है कि आपने बिना किसी कॉपी को देखे, बिना किसी वीडियो को देखे, बिना किसी लेक्चर को देखे मन मन में उस चीज को याद कर लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप मान लो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इसको रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो ये आपका आराम से, आपको इतना टाइमिंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। एंड रिवीजन करने के बाद फिर दोबारा से आपको इसको रिकॉल करना है, यानी कि आपने टॉपिक को समझा, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट के बाद आपको रिकॉल करना है। देन रिवीजन आपको कुछ सब, क्योंकि देखो होगा क्या, मान लो अभी कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एक टॉपिक को आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक को 3 बार कैसे पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक को आप अभी पढ़ोगे, एक टॉपिक को आप तब पढ़ोगे जब आपके एग्जाम का 1-2 महीना रह जाएगा, ठीक है ना, 1 महीना रह जाएगा तब पढ़ोगे। एंड दूसरा आप अपने एग्जाम टाइम में पढ़ोगे। एक चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है ना, जोन सा भी टॉपिक पढ़ो। मान लो मैं आपको अगर कोई चीज पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं आपको 50 पेज का कोई चीज पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने कोई पीडीएफ आपको पढ़ाई, वो मैंने 50 पेज में पढ़ाई, तो आपको ये टैलेंट आना चाहिए कि इसको 50 पेज को आप किस प्रकार से 2 से 3 पेज में समराइज कर सको, ठीक है ना। ये चीजें क्या होंगी, जब ये चीजें आप बनाओगे तो जब आपका एग्जाम टाइम आता है ना, एग्जाम टाइम में आपने देखा होगा वहां पर पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन क्या होगा कि आपका जब एग्जाम आएगा, जब आपके पास ये 2 से 3 पेज बने हुए रहेंगे तो आप इनको इजिली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है ना, इंसान डर का माहौल बनने लगता है इंसान के मन में, कि वो डरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो तब जाकर के ये जो आपके ने 2 से 3 पेज अपनी तरफ से नोट्स बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया टाइम मैनेजमेंट, आपको अपना टाइमिंग किस प्रकार से देना। फोकस, फोकस मतलब एक बार आपने कोई चीज मतलब स्टार्ट करी, मैं अभी कह रहा हूं, या तो अपना गेट एग्जाम स्टार्ट ही मत करना, या तो छोड़ देना, ठीक है ना। या फिर अगर एक बार ठान लो कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे गेट एग्जाम निकालना है, तो फिर अपना जो है पूरा कंप्लीटली फोकस एग्जाम पे ही रखना। आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ सकती है, जैसे कि उसमें एक तो सोशल, आजकल जितने भी सोशल मतलब आपके जो है एप्स हैं वे आपको छोड़नी पड़ सकती है। हो सकता है आपको अपना घूमना छोड़ना पड़ सकता हो सकता है आपको अपना एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ सकता हो, ठीक है ना। तो ये चीज हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं, तो आपका क्या रहेगा, आपको फोकस बना करके रखना है, ठीक है ना। जब आपका फोकस होगा तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको अपने फोकस रख लिया, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया, किसी भी टाइम फोकस हो गया। अब मैंने बताया स्टडी कहाँ से करनी है, स्टार्ट यानी कि आसान से आपको कठिन की ओर जाना है, ठीक है। अब ये चीज जो दो है कि हाउ मच डेप्थ स्टडी, ठीक है ना, कितनी आपको कॉन्सेप्ट को, कितनी आपको जो है कितनी आसान, कितनी डिटेल में पढ़ना है, एंड स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में हम अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम जनरल एप्टीट्यूड, आपका केमिस्ट्री एंड आपका सब्जेक्टिव में आपके चारों, ठीक है ना, चारों, जिसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो इसका हम आपको कोर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, जहां पर आप अपना लाइव स्ट्रीम यानी कि अपने लाइव जो है वो लेक्चर देखोगे, लाइव अपने डाउट पूछोगे, ठीक है ना। एंड एक चीज और, चाहे आप मेरे से पढ़ो या मत पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो एक काम करना, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके पीवाईक्यू एंड उसके मोस्टली जो एमसीक्यू बन रहे हैं, आप तुरंत करना है। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया एमसीक्यू हम बाद में पढ़ेंगे, ना ना, ये चीज बिल्कुल मत करना। टॉपिक के साथ ही आपको पीवाईक्यू अपने लेकर के चलने हैं, आपको अपने एमसीक्यू लेकर के चलने हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपका जो टॉपिक है आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, जहां पर हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेगी, आपके पीवाईक्यू मिलेंगे, आपके फीडबैक देखे जाएंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है ना। सारे के सारे जो भी आप पूछोगे वो सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। देखो यहाँ पर मैंने कुछ आपको जो है अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है ना। इस अमाउंट को जो है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं,
तो जो अगर आप स्टार्टिंग में 1 to 10 के लिए आओगे तो आपको उससे केवल 2100 रुपये ही लिए जाएंगे, ठीक है ना। ये केवल आपसे 2100 रुपये ही लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो ये लेक्चर लंबा हो गया है, नहीं तो मैं सिलेबस की भी बात करता कि जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें किस प्रकार का चेंज है, तो मैं आपसे सिलेबस के लिए किसी नए लेक्चर में ही बात करूंगा, ठीक है। तो गाइज तब तक के लिए आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लेकर के चलना। तो मैं मिलता हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।